नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी खबर से खबर की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता माणक अग्रवाल का पार्टी पर एक बड़ा आरोप है। अपनी ही पार्टी को घेर दिया उन्होंने, कांग्रेस पर ही आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने होशंगाबाद सीट की खरीद फरोख्त का उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि 1 करोड़ में सरताज सिंह को टिकट मिला। सरताज के कांग्रेस मित्र ने यह टिकट दिलवाया था। तो यह बड़ा आरोप अपनी ही पार्टी पर माणक अग्रवाल की तरफ से लगाया गया है। अब देखना होगा कि इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन ये इस वक्त में ये आरोप निकलकर सामने आया है जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, अपने आप में ये बहुत बड़ा आरोप अपनी ही पार्टी पर कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने लगाया। जी बिल्कुल, काफी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और होशंगाबाद सीट से उनके भी पिछले विधानसभा में उनका नाम भी चर्चा में था। लेकिन वहां पे जिस तरीके से बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में सरताज सिंह शामिल हुए थे, उनको वहां से टिकट मिला था और हालांकि वो चुनाव वहां से हार गए थे। लेकिन इसी बीच में सिंधिया का एक ऑडियो जो वायरल हुआ, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, उसी आधार पर ये आरोप जो है माणक अग्रवाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया अध्यक्ष रहे, उन्होंने साफ तौर से लगाया कि सिंधिया और उनके एक कांग्रेसी मित्र ने जो है करीब 1 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं कि सरताज सिंह ने देके वो टिकट को हासिल किया था होशंगाबाद विधानसभा सीट का। तो अब जो है जिस तरीके से उपचुनाव करीब आ रहे हैं, हालांकि अभी तारीखों का किसी तरीके का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दोनों पार्टियों की ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे मनोज। माणक अग्रवाल खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माणक अग्रवाल साहब, आपने ये बेहद गंभीर आरोप लगाया कि 1 करोड़ में सरताज सिंह को टिकट दिया गया था। टिकट बेचने का आरोप लगाया पार्टी पर आपने। देखिए, निश्चित रूप से अशोकनगर में जिस तरीके से अनीता यादव ने कहा और स्वयं उसका जो ऑडियो चल रहा है सिंधिया जी के साथ बात करते हुए, उसमें कहा कि 50 लाख रुपए उनके पीए पारासर के कहने से वहां पर एक अग्रवाल है उनके पास में रखवा दिए गए हैं। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सिंधिया जी ने उसको ये कहते रहे कि भविष्य में देख लेंगे। एडवांस में 50 लाख रुपए लिए थे। होशंगाबाद में तो ये हुआ कि सिंधिया जी ने एक अपने मित्र जो भोपाल का उनका कांग्रेसी, उसके कहने से 1 करोड़ रुपए में वो टिकट होशंगाबाद विधानसभा का बेचा था। तो आरोप आप सिंधिया जी के ऊपर लगा रहे हैं कि पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं? मैं पार्टी के ऊपर क्यों लगाऊंगा, मेरी पार्टी है, मैं उसके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। सिंधिया जी ने इस टिकट को दिलाया था, सरताज सिंह को सिंधिया जी ने दिलाया था टिकट। लेकिन माणक अग्रवाल साहब, टिकट तो पार्टी देती है, सिंधिया जी तो टिकट देते नहीं है। तो क्या इसके पीछे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, पार्टी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जिसने ये किया है उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ मैं। लेकिन पार्टी ने फिर टिकट कैसे दे दिया? आज आपको ये जानकारी, पार्टी को भी आज जानकारी लगी है ये सारी बातें? और पार्टी क्या कर रही है इस मामले में? जब वहां पर अनीता यादव ने इस मामले को उठाया तो मैंने इस मामले को आगे बढ़ाया, वरना मैं तो चुपचाप सहन करके बैठ गया था कि इस तरीके की घटना वहां होशंगाबाद में भी हुई थी। आज जब अनीता यादव का ऑडियो आया, इसके बाद मैंने भी इस बात को खुलकर कहा है। जी, तो अब पार्टी क्या कर रही है? पार्टी स्तर पर आपने ये बात बिल्कुल सार्वजनिक आपने की है, पार्टी स्तर पर ये मामला उठाया गया था क्या? पार्टी स्तर पर उठाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो सिंधिया ने किया है, इस पार्टी का इससे क्या लेना देना? पार्टी का इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला सिंधिया का है और सिंधिया के एक मित्र हैं भोपाल में, वो कांग्रेस के नेता हैं, उनका है। ये इन दोनों ने मिलकर किया था। नहीं, लेकिन टिकट तो पार्टी की तरफ से दिया गया था। क्या सिंधिया तय कर रहे थे कि किसे टिकट दिया जाना है या उनके दबाव में ये टिकट दे दिया गया? हाँ, सिंधिया के दबाव में टिकट दिया गया था, सिंधिया के कहने से टिकट दिया गया था और सिंधिया ने ही ये टिकट सरताज सिंह को दिलाया था। और उसके बाद में जैसे ही सिंधिया बीजेपी में गए तो सरताज भी बीजेपी के अंदर चला गया। तो आपका ये कहना है कि पैसे लेकर सिंधिया ने टिकट दिलवाया, तो क्या केवल एक सीट का या फिर कई सीटों को लेकर फिर आपका इशारा है या आरोप लगा रहे हैं? अशोकनगर का, एक तो अशोकनगर का ऑडियो अपने आप में चल रहा है, तो दूसरा उदाहरण मैंने दे दिया आप ही की तरफ से। लेकिन अभी तक इस मामले में ये सवाल उठाए गए, बाकी नेताओं की तरफ से कुछ नहीं आया। अब जिसकी तरफ से आना होगा भविष्य में आएगा, क्योंकि अशोकनगर से ये शुरू हुआ तो निश्चित रूप से और भी जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात को कहेंगे। तो क्या इस बात को, इस मुद्दे को उठाया जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे किसकी सरकार होगी और किसकी नहीं होगी, ये तय करेगा उपचुनाव।
देखिए, ये सार्वजनिक रूप से लोगों को पता लगना चाहिए कि सिंधिया जी क्या क्या करते थे। अब लोगों के सामने सारी उनकी हरकतें सामने आने लगी। जो अशोकनगर का वीडियो आया, इसके बाद सारी चीजें उनकी लोगों के सामने, जनता के सामने आने लगी हैं। लेकिन ये सब बातें सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ही क्यों सामने आ रही हैं? इसके पहले कभी ऐसी बातें सामने नहीं आई? इसके पहले जो भी बात होती थी पार्टी के अंदर होती थी। अब चूंकि वो बीजेपी में चले गए तो अब सामने आ गई ये बातें। पार्टी क्या इसे मुद्दा बनाएगी आगे आने वाले वक्त में? निश्चित रूप से बनेगा ये मुद्दा। शुक्रिया माणक अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिंधिया के दबाव में टिकट दिया गया, ये आरोप कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल लगा रहे हैं और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि 1 करोड़ रुपए लिए गए थे। होशंगाबाद सीट की खरीद फरोख्त हुई थी और 1 करोड़ रुपए में सरताज सिंह को टिकट दिया गया था और सिंधिया के ऊपर यह आरोप उनका है। सरताज के कांग्रेस मित्र ने यह टिकट दिलवाया था, उनका यह कहना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से खबर आपको बता दें, जेआरओ के अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत हो गई। वेंटिलेटर नहीं मिला और इसके चलते मरीज ने दम तोड़ दिया। सड़क दुर्घटना में व्यक्ति घायल हुआ था। नाम प्रहलाद अहिरवार बताया जा रहा है, जिसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। भीषण गर्मी में न पंखे की हवा मिली और ना ही वेंटिलेटर मिल सका। अस्पताल अधीक्षक की तरफ से बेतुका बयान आया है कि प्राइवेट अस्पताल से यहां फेंका, हमने इलाज किया, अतिरिक्त वेंटिलेटर नहीं है तो क्या किया जा सकता है, यह अधीक्षक कह रहे हैं। ग्वालियर तो यहाँ पे उनका इलाज बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो रहा था। तो हमने डॉक्टरों से कहा, उन्हें देख लो थोड़ा सा वो तड़प रहे हैं, तो कह रहे भैया यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा, तो इतना लग रहा है तो तुम प्राइवेट में ले जाओ। तो मैंने कि प्राइवेट में कहाँ से ले आए, गरीब आदमी क्या, क्यों गरीब का प्राइवेट में इलाज ही नहीं कराते क्या? तो भैया हमने कि ले जाएं, उन्होंने यहाँ ले जाओ। तो हम 1 दिन के लिए प्राइवेट में ले गए, वहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं बचे तो हम रिटर्न यहीं पे आए। रिटर्न आए तो वो ऐसे चिढ़ गए कि उन्होंने बिल्कुल भी फिर ट्रीटमेंट ही ढंग से नहीं किया। और जब वो हम एम्बुलेंस में लाए थे तो उन्हें ऑक्सीजन पे लाए थे, उन्हें ना वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा वेंटिलेटर के 3 बेड है, जब भी खाली होंगे तो हम तुम्हें तत्काल दे देंगे, अभी बैम्बू से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हमें बैम्बू भी नसीब नहीं हुआ। और इतनी भीषण गर्मी में ऑक्सीजन का पेशेंट बिना पंखे के नीचे डाल दिया, अब गर्मी से तड़प तड़प के वो मर गए। हाँ, ये मरीज़ मेरे पास इसकी खबर सूचना मिली थी मुझे। एक्चुअली ये मरीज 4 दिन पहले ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुआ था और वहाँ से इसके परिजन इसको उठा के किसी प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए थे। एक 1.5 दिन ये मरीज़ कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में रहा। वहाँ जब इसकी स्थिति बिगड़ी है, इसकी मैंने पूरी जानकारी ली है, तो वहाँ से इसको वापस यहाँ फेंक दिया गया। चूँकि मेरे ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में 8 वेंटिलेटर चालू हैं और 8 सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। सुशील, बड़ा हैरान कर देता है ये अस्पताल अधीक्षक का ये बयान कि यहां प्राइवेट अस्पताल से यहां फेंक दिया गया। ये शब्द हैं, ये अधीक्षक हैं क्या? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? और दूसरी बात कि पहले इलाज चल रहा था, प्राइवेट में नहीं हुआ और यहां वेंटिलेटर खाली नहीं था, तो हम क्या करें? ये मजबूरी गिना रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पताल चाहे तो अपने स्तर पर प्राइवेट अस्पताल भेजा जा सकता है। बिल्कुल पुनीत, देखिए अभी वर्तमान में ये अधीक्षक बने डॉक्टर RKS धाकड़ और इनकी जो भाषा शैली है उससे समझा जा सकता है कि एक तरफ तो एक परिवार जिसके व्यक्ति की जान चली गई तड़प तड़प कर, गर्मी में बिना वेंटिलेटर के तड़प तड़प कर एक शख्स की जान चली गई, उसके परिवार के लोग जब गुहार लगाते हैं तो अधीक्षक की भाषा किस तरह की होती है कि जब प्राइवेट अस्पताल से मरीज को यहाँ फेंक दिया गया था, हमारे पास सिर्फ 8 वेंटिलेटर थे जिन पर मरीज थे, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन पुलिस सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ रही है कि वेंटिलेटर ना भी था तो उसे कम से कम ऐसे कमरे में रखना चाहिए था कि जहाँ उसके लिए हवा का इंतजाम हो, ठंडी हवा हो और थोड़ी देखभाल हो सके। वो करना तो दूर, उसे ट्रॉमा सेंटर में बाहर ही पटक रखा, जिसके चलते परिवार वाले ही उसको हाथों से पंखा हिलाकर हवा करते रहे। बम्बू लगा हुआ था जिससे किसी तरह से वो सांस देते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता ना होने के चलते, वेंटिलेटर ना मिलने के चलते जो मरीज है प्रहलाद, उसने जो है यहाँ तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, डॉक्टर जान
जीवन देने वाला होता है, लेकिन अधीक्षक किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट अस्पताल से लाकर यहाँ फेंक दिया गया, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। इससे समझा जा सकता है कि इनकी भाषा शैली इस तरह की होगी तो इनका इलाज करने का तरीका, कार्यशैली क्या होगी, इनकी भाषा से इनका समझ में आ रहा है। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। तो जान की फिक्री नहीं है, कह रहे कि हम कर क्या सकते हैं, फेंक दिया गया। आगे बढ़ते जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अभिरक्षा में खुद को गोली मारने का मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें आरोपी शुभम ने खुद को गोली मार ली थी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने यह पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। जबलपुर एसपी से आयोग ने इस मामले में जवाब तलब किया है। मामले में पहले ही आपको बताएं कि 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। पुलिस अभिरक्षा में ही इस आरोपी ने खुद को गोली मार ली थी। और भोपाल में स्पा सैलून पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोरोना हॉटस्पॉट जहांगीराबाद के मालवीय नगर में बगैर परमिशन के ये स्पा और सैलून चल रहा था। नगर निगम की टीम ने इसके बाद इस पर जुर्माना लगाया है। सैलून में मास्क और अन्य सुरक्षा किट का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां लोगों के साथ, लोगों की जान के साथ की जा रही थी और किसी भी प्रकार का ख्याल जो रखा जाना चाहिए वो नहीं रखा गया और अब इस पर जुर्माना लगाया गया है नगर निगम की टीम की तरफ से। पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि हजारों मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। परिवहन भंडारण के अभाव में यह गेहूं पड़ा हुआ है और बारिश में यह गेहूं खराब हो रहा है, सड़ रहा है। गेहूं का सुरक्षित भंडारण और परिवहन नहीं हो पाया है। तो उन्होंने सीधे सीधे सरकार को लिखा है कि, और मुख्यमंत्री को उन्होंने इसमें संबोधित किया और लिखा है कि शिवराज जी, आपके शासनकाल में हजारों मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है। परिवहन भंडारण के अभाव में ये गेहूं खुले में पड़ा हुआ है और बारिश में खराब ये हो रहा है, सड़ रहा है। गेहूं का सुरक्षित भंडारण और परिवहन नहीं हो पाया है। और टीकमगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट के गेट पर गेहूं का ढेर किसान ने लगा दिया। कलेक्ट्रेट के गेट के सामने गेहूं की फसल फेंक दी गई। गेहूं खरीदी में लापरवाही से किसान परेशान है और उसने ये कदम उठाया। समर्थन मूल्य पर किसान का गेहूं नहीं खरीदा गया। इसके बाद परेशान किसान अफसरों के लगातार चक्कर लगा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं भरकर बाद में कलेक्ट्रेट किसान पहुंचा था और उसने वहीं पर गेहूं का ढेर लगा दिया, क्योंकि कहीं कोई सुनवाई इस अन्नदाता की नहीं हो रही थी। जबकि अन्नदाता के मुद्दे को लेकर ही आने वाले वक्त में चुनाव लड़ा जाएगा। उपचुनाव जो होना है उसमें किसानों की कितनी भलाई हो रही है वो सारे मुद्दे उसमें समेटे जाएंगे। लेकिन यहां किसान परेशान हो रहा है। कलेक्ट्रेट के गेट पर ही गेहूं का ढेर इसने लगा दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर ये पहुंचा हुआ था। इसकी गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हुई, परेशान हो रहा था, अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, सुनवाई नहीं हुई, परेशान हो गया। तो ट्रैक्टर ट्रॉली से जो गेहूं भरकर लाया था उसका ढेर कलेक्ट्रेट के सामने लगा। और खबर रायसेन से, जहां पर उदयपुरा के खरीदी केंद्र पर अनाज की तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना था कि 4 दिनों से वो यहां पर तुलाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खरीदी केंद्र बारदाना नहीं होने का हवाला देकर तुलाई को रोक चुका है। इसी से वो भड़क गए और उदयपुरा कृषि मंडी के पास सड़क को जाम किया गया, नारेबाजी की गई। इसके बाद अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खत्म हो गया। 4-5 दिन से हमारी ट्रालियां पास हो गई हैं, माल पास हो गया है, प्राइवेट तुलाई करा रहा है। हम अपनी व्यवस्था से उस माल को लेने से भी ये लोग मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई रखने की व्यवस्था नहीं है, हम आपकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अभी तहसीलदार महोदय आए हुए तो उन्होंने अभी उनके BM GM से बात की है तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास ना परिवहन की व्यवस्था है और ना हम आपका ये माल उठा रहे हैं, आप घर ले जाओ अपना अपना माल। 3-4 रोज के माल लेके आए हैं, माल तिल चुको है, बोरियां नहीं सिल रही हैं, किराया जगह नहीं है, बरसात शुरू होने वाली है, बरसात का पानी गिर जाता है फिर तोल बंद कर देते हैं। मंडी प्रबंधन क्या बोल रहा है? मंडी प्रबंधन को पता ही नहीं है कौन मंडी प्रबंधक है यहाँ की। समस्या ये थी कि कई दिन से पड़े हुए हैं यहाँ पर और इनकी तुलाई नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने चक्का जाम किया था। अभी चक्का जाम तो खुलवा दिया है
और इनकी जो समस्या तुलाई के बारदाने भी आ रहेंगे, तो वो तुलाई शाम तक जो परिवहन हो जाएगा उसके बाद इनकी तुलाई चालू कर दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्रियों को एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। सरकारी आवास को खाली करने का इन्हें नोटिस जारी किया गया है। सरकारी आवास खाली नहीं किया था, इसीलिए फिर से नोटिस जारी किया गया और बेदखली का नोटिस दिया गया है कि अगर आवास खाली नहीं करेंगे तो बेदखली कर दी जाएगी। 15 जून से बेदखली की कार्रवाई भी हो जाएगी। इससे पहले भी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हो चुका है। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे पहले पूर्व मंत्री तरुण भनोट का सरकारी आवास खाली कराने के लिए टीम पहुंची थी और उनके न होने पर उसे सील कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं, जगदलपुर से खबर है, दुकान खुलने का समय बदल दिया गया है। शाम 7 की जगह अब 6 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। ये फैसला लिया गया। कलेक्टर ने व्यापारियों को इसकी सख्त चेतावनी भी दी है और कह दिया है कि नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाम 4 बजे से कर्फ्यू लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगदलपुर के आप निवासी हैं, बाशिंदे हैं, तो शाम 7 की जगह अब 6 बजे तक ही दुकानें यहां पर खुली रहेंगी। ये फैसला दिया गया है, कलेक्टर ने फैसला किया है और व्यापारियों को इसकी चेतावनी भी दे दी है कि अगर नियम तोड़ेंगे तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। सूबे में 97 कोरोना के नए एक्टिव मरीज मिल गए, जिसमें बिलासपुर से 40, कोरबा से 25, महासमुंद से 7, रायपुर से 5, दुर्ग से 3, राजनांदगांव से 3, कवर्धा से 2, मुंगेली से 2, सूरजपुर, सरगुजा और बेमेतरा से 1-1 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी है और ये 957 हो चुकी है, जबकि कुल 1359 कोरोना पीड़ितों में से 396 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अभी तक प्रदेश में कोरोना पीड़ित 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बिलासपुर में स्पेशल यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के साथ ही रेलवे ने टिकट बुकिंग करने के लिए भरे जाने वाले आरक्षण फॉर्म में भी बदलाव कर दिया है। इसमें अब लोगों को नाम के साथ गली, मोहल्ले, मकान नंबर, शहर और तहसील की जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही जहां वो जा रहे हैं उसकी भी पूरी जानकारी देनी होगी। रेल प्रबंधन ने संक्रमण से बचाव के लिए केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री को ही ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी है। आईआरसीटीसी ने ट्रेनों का संचालन करने के साथ ही करंट टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे रिजर्वेशन टिकट के फॉर्म में बदलाव कर चुका है। इस जाने वाले गंतव्य का पता सिस्टम में अपलोड करने के बाद ही आगे टिकट जनरेट होता है। तो ये एक अच्छी पहल है ताकि यात्री कहाँ से आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो स्टेशन का नाम तो वो पता चल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वो उस शहर में कहां पर जा रहे हैं ये भी पता चल जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के मुरतोंडा गांव में क्वारंटीन कर रहे मजदूरों से क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर बदल दी गई। मजदूरों ने ग्रामीणों से कुल्हाड़ी मंगवाई और तूफान में गिरे पेड़ों को काट दिया, जिसके बाद क्वारंटीन सेंटर में साफ सफाई कर इसे सुंदर बना दिया गया। ये मजदूर पिछले 3-4 दिनों से क्वारंटीन सेंटर की सूरत बदलने में जुटे हुए हैं और यहां की साफ सफाई का जिम्मा इन्होंने खुद ही उठा लिया है। पर तूफान में पेड़ गिरा है और टाइम पास नहीं हो रहा था, थोड़ा सा काम करने के लिए मतलब हमको करना था जो भी साफ सफाई अंदर का, तो हम लोग कर लिए हैं सर। पेड़ उड़ काटे हैं, सब कुछ किए हैं। अच्छा, यहाँ पर कैसा व्यवस्था? यहाँ पर ठीक है, वो जो झाड़ जो गिरा था उसको काट के निकाल दिए। अच्छा, व्यवस्था अच्छा है? व्यवस्था अच्छा है, सब खाना वाना सब ठीक से मिल रहा है। यहाँ पर क्या मजदूर खाली रहते हैं, बल्कि हम लोग बोले कि अपने मन से हम यहाँ साफ़ सफाई कर देंगे सर, कुछ व्यवस्था कर दीजिए, टंगिया वंगिया जुगाड़ दीजिए बोलने से हम लोग जुगाड़ दिए। तो अंदर जितने भी कांकेर जिले में इस कोरोना काल में मनरेगा कार्य के जरिए रोजगार मिलने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं मजदूरी कर रहे मजदूरों की मजदूरी भी तुरंत मिल जा रही है, जिससे कि किसान काफी खुश हैं। इन मजदूरों को बैंक तक न आना पड़े, इसके लिए बैंक को ही कार्यस्थल पर ला दिया गया। बैंक सखी के माध्यम से कार्यस्थल पर ही मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। और आइए आप देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें।
ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के गुटों में बढ़ गई है। भले ही सिंधिया ने 22 मंत्री विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होकर प्रदेश में शिवराज सरकार बनवाई है, लेकिन तोमर समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ता सिंधिया को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वानगी आज फिर से ग्वालियर में देखने को मिली, जहां नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन की बधाई के लिए लगाए गए पोस्टर्स में सिंधिया की तस्वीरें नदारद थी। मुन्नालाल गोयल के ऊपर हुआ हमला अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। मुन्नालाल ने हमले को लेकर कहा था कि कांग्रेस उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है। इस पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग अपने स्वार्थ की खातिर पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, अब उन्हें जनता के द्वारा हार का डर सता रहा है। ग्वालियर में लॉकडाउन में ट्रैफिक पुलिस की आमदनी दोगुनी हो गई। लॉकडाउन का पालन करने के बजाय लोग नियम तोड़ने पर आमादा हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 1 अप्रैल से 10 जून के बीच 70 दिन में 19,991 लोगों पर चालानी कार्रवाई की। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में 77 दिन के बाद आज रूटीन ओपीडी शुरू हुई। लॉकडाउन के चलते 26 मार्च को जय आरोग्य अस्पताल में रूटीन ओपीडी को बंद कर दिया गया था। जीवाजी विश्वविद्यालय में काफी आवेदन करने वाले छात्रों को अब कॉपी नहीं दिखाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते विश्वविद्यालय ने इस प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस साल कॉपी देखने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को कॉपियां न दिखाते हुए उन कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव के लिए ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व इस सीट पर प्रभारी पूर्व मंत्री जयंत मलैया और गौरीशंकर बिसेन अब चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बिसेन और मलैया ने ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया, माया सिंह, नारायण सिंह कुशवाहा, अनूप मिश्रा समेत तमाम बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। छात्र पारस जौहरी हत्याकांड में सिरोल पुलिस को अहम सूत्र हाथ लगे हैं। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि पारस की हत्याकांड में 2 नए नाम और सामने आए हैं, जिनका इस हत्याकांड से सीधा ताल्लुक हो सकता है। दरअसल पुलिस ने पारस के परिवार वालों के बयानों के आधार पर 5 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आगे नहीं बढ़ने के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में उमस भरी गर्मी है। दिन और रात गर्म होने के चलते लोगों में बेचैनी बढ़ गई। आज पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। ग्वालियर के गुड़ा नाका इलाके में मारुति वैन में अचानक आग लगी। सड़क से गुजर रही मारुति वैन के इंजन से धुआं उठा और गाड़ी बंद हो गई। थोड़ी देर में आग की लपटों ने गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान ड्राइवर ने गेट खोलकर बाहर छलांग लगाई और जान बचाई। ग्वालियर के डबरा सिटी थाना क्षेत्र के सिमरिया टेकरी इलाके में कर्मचारी की मौत होने से हंगामा हो गया। वेयर हाउस के अंदर कर्मचारी की मौत से बवाल मच गया। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।